as a national president of Ambedkarite Party of India, as well as the national organizer, एम्बस, इस आज के पुस्तक का विमोचन के साथ साथ उनके जीवनी में कुछ अचीवमेंट रहा है जो वर्ल्ड लेवल का अचीवमेंट है, और वह ब्रीफिंग करूंगा मैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी, जो बॉम्बे से पब्लिश हुई लास्ट 14 जनवरी 2016 से लेकर। लाइफ एंड ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन रिवॉल्यूशंस मूवमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अ क्रोनोलॉजी। साथ ही साथ पुना पैक्ट, हिस्टोरिकल हॉर्म बाय गांधी, गांधीज्म एंड कांग्रेस एंड इंक्वायरी। इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारा उनका रिसर्च और स्टडी चल रही है। अम्बेडकरिज्म इन ईरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड। साथ ही साथ कुछ महापुरुषों के ऊपर और उनका स्पेशली जहां जहां भी ऑल इंडिया में टॉक दिए है। 1000 कोट्स ऑफ द नेशनल ऑर्गेनाइजर एम्बस 2015। जनरल मासेस को सक्सेस ऑफ अम्बेडकरिज्म के वॉल्यूम 1, 2, 3 सब ब्लू वर्ड सीरीज के स्टॉल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। और बुद्धानिस धम्मा, बुद्धा और उनका धम्मा, इनको शुद्धिकरण, संशोधन, ऐसे विविध विषयों के जो भी किताब है वह ब्लू वर्ड सीरीज वहाँ स्टॉल पर उपलब्ध है। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर धीमंत विजय मानकर सर, नेशनल ऑर्गेनाइजर API. He has delivered the detailed speech on that the regarding subject. धीमंत विजय मानकर सर, नेशनल। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए हुए साथियों, आज ये प्रोग्राम FPTP एंड EVM फ्री इंडिया मूवमेंट जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया देश के अंदर में, उस कड़ी का ये पहला प्रोग्राम है। लेकिन ये पहला प्रोग्राम केवल आज नहीं लग रहा है, इस विषय में मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश की वो पहली पार्टी है जिसने भारत के अंदर संपूर्ण चुनावी व्यवस्था के अंदर बदलाव के लिए, उसकी प्रक्रिया में बदलाव के लिए, उसके लॉस के बदलाव के लिए, उसकी मेथड्स में बदलाव के लिए, इलेक्टोरल आउटकम्स में बदलाव के लिए, जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल सिस्टम, लॉज, मेथड्स, प्रोसेस एंड आउटकम्स। जो इलेक्टोरल साइंस की भाषा समझते हैं वो लोग इस बात को जल्दी समझेंगे। इसमें संपूर्ण बदलाव लाने के लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1 जून 2014 को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एक विस्तृत पिटीशन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्ट्री को पिटीशन किया। उसके बाद 26 नवंबर 2011 को पिटीशन किया। उसके बाद 10 जनवरी 2016 को पिटीशन किया। उसके बाद 15 सितंबर 2016 को पिटीशन किया। अभी 25 मार्च को जॉइंट इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है राज्यसभा की, जिसकी रिपोर्ट आई है 79th रिपोर्ट, उसके ऊपर में इंटरवेंशन किया, उसके ऊपर पिटीशन किया। और 11 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट्स आए तो 11 मार्च को 25 पार्टियों के लगभग जो प्रेसिडेंट्स है या जनरल सेक्रेटरीज है जिनके मेंबर पार्लियामेंट में मौजूद है, उनको मैंने लिखकर भेजा। और इसका ये नतीजा हुआ कि 22 और 23 तारीख को देश में राज्यसभा में बड़े लंबे अरसे के बाद जो 25 साल तक भारत में चुनावी व्यवस्था को लेकर साइलेंस है, जो लोग इस बात की थोड़ी इतिहास को, हिस्ट्री को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट 1990 में आई, वोरा कमेटी रिपोर्ट 1993 में आई, उसके बाद में गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1998 में आई, 170th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 1999 में आई। 2004 में स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर चुनावी व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए इसके लिए रिकमेंडेशंस दिए। 2008 में 4th रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये 2008 में आया है, जिसमें एक रिपोर्ट में इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर व्यू है। वेंकट चलैया कमीशन
जिसका रिपोर्ट जब भारत में 50 साल पूरे हो रहे थे डेमोक्रेसी को तब आया था, जिसके विषय में कंट्रोवर्सी हुई। उसके अंदर में भी एक पार्ट इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर था और उसके बाद 2015 में 255th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई। 25 साल तक भारत की संसद इसके ऊपर साइलेंट रही। लगभग 8 रिपोर्ट्स पूरे देश के अंदर 1990 से, उसके पहले तारकुंडे कमेटी रिपोर्ट भी है 1974 का, लेकिन मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि दुनिया में इलेक्टोरल सिस्टम ये सब्जेक्ट ही 1966 से स्टार्ट हुआ जर्मनी से, कि दुनिया में डेमोक्रेसी में ये मान लेना कि एक इंसान को एक वोट देने से डेमोक्रेसी पूरी होती है, ये गलत संकल्पना है। और एक मानव को एक वोट देने से उस वोट की कीमत एक नहीं होती। उस वोट की कीमत अगर एक करना है तो उसके लिए इलेक्टोरल सिस्टम सही होना चाहिए। ये बेसिकली जो रिसर्च है ये 1965-66 से जर्मनी से स्टार्ट हुआ और 1966 में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि 1966 में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया, जिसको दुनिया के 200 कंट्रीज में से आज तो 200 लगभग 23 कंट्रीज एंड स्टेट्स एनलिस्टेड है यूनाइटेड नेशंस में। उस समय में भी लगभग 180 कंट्रीज ने इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को साइन किया, जिसमें पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इसके ऑब्लिगेशन के वजह से दुनिया में जहां वोट का राइट आया, फ्रेंचाइज का राइट आया, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम्स में बदलाव नहीं आए। तो ये सारा 1966 से डेवलपमेंट हुआ दुनिया में। उसके बाद 1994 और 1997 में 2 डिक्लेरेशंस हुए जो यूएन की पार्टनर एजेंसीज है, जिसको कहा जाता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका कन्वेंशन अभी ढाका में चल रहा। 5 दिन का कन्वेंशन ढाका में हुआ, जिसको इंडिया ने भी साइन किया। उसका 1994 का पेरिस डिक्लेरेशन है। दैट डिक्लेरेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का। 1997 का दूसरा डिक्लेरेशन है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी। ये 2 डिक्लेरेशन को भारत ने साइन किया, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को भारत ने साइन किया। और उसके बाद भारत के अंदर ये 25 सालों से जो रिपोर्ट्स आई, आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा ये अचीवमेंट है कि बगैर एक मेंबर पार्लियामेंट के एपीआई ने इस देश की पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया कि जो चर्चा 25 साल तक नहीं हुई वो 2 दिनों तक जो है राज्यसभा में उनको चर्चा करनी पड़ी। अब ये कैसा किया जाता है, क्या किया जाता है, इसके विषय में मैं थोड़ा डिटेल में बोलूंगा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, और मुझे आज 4 जनवरी 1949 की डेट याद आ रही है। किस लिए याद आ रही है? क्योंकि हमारी संविधान सभा में 4 जनवरी 1949 को एक बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट हुआ। क्या डिबेट हुआ? कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसके लिए इलेक्टोरल सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये डिबेट 4 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में हुआ। आज हमारे बीच में डॉक्टर रजा है। मुझे खुशी है कि एक साइंटिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के साइंटिस्ट हमारे बीच में है। उस समय 4 जनवरी 1949 को सैयद कमरुद्दीन ये मेंबर पार्लियामेंट थे, उस समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, मुस्लिम थे। उन्होंने संविधान सभा में यह आर्ग्यूमेंट किया था कि भारत को पीआर सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। और पीआर सिस्टम के साथ उनको मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड क्यूमुलेटिव वोटिंग ये हमको अडॉप्ट करना चाहिए। ये सैयद कमरुद्दीन जो मेंबर पार्लियामेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनका आर्ग्यूमेंट था। उस समय में क्योंकि भारत की लिटरेसी बहुत कम थी, भारत में हम फ्रेंचाइज जो दे रहे थे, वोटिंग का जो राइट दे रहे थे, वो अपने आप में बड़ा, भारत के इतिहास में पहले बार ये वोटिंग राइट दिया जा रहा था। लिटरेसी हमारे देश में 5-7% भी नहीं थी। ऐसे समय में संविधान सभा को ये लगा, पर्टिकुलरली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये लगा
कि अभी इस समय में अगर हम पीआर सिस्टम को लाते हैं तो पीआर सिस्टम में, क्योंकि जैसा विदर्भ है तो विदर्भ के 11 एमपीज जो है उनको लिस्ट करना पड़ता है पीआर सिस्टम में, और 2 वोट देने पड़ते हैं जनरली, तो शायद ये करने में दिक्कत जाएगी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा कि भाई भारत में अभी हम लोग जो है इसके लिए तैयार नहीं है, तो भारत में अभी हम पीआर सिस्टम को हमारे लिए ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। ये 4 जनवरी 1949 का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट है। लेकिन भारत में एफपीटीपी आना है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आना है। ईवीएम के ऊपर भी मैं बोलूंगा, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, क्योंकि डॉक्टर रजा ने काफी उस पर बोला है, और कुछ बातें ऐसी है कि जो वक्त के पहले डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चैलेंज नहीं करेगा कि ये मशीन टैंपर प्रूफ है। इसके बाद अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया चैलेंज करेंगी कि ये टैंपर हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम टैंपर करके दिखाएंगे इस देश के अंदर में ये मशीन को। तो इसलिए आज मैं केवल हिंट दे रहा हूं आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा पहले बोलने से चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन इतना हिंट मैं जरूर आप लोगों को दे रहा हूं कि ये प्रोग्राम केवल मजाक का प्रोग्राम नहीं, आपको शाम को बैठाकर ठंडी हवा खिलाने का प्रोग्राम नहीं है। इस देश में चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए और ईवीएम के इशू को बियॉन्ड डाउट इस देश में डिस्प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स को और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर और ईसीआईएल हैदराबाद के कंटेंशंस को हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी एडवांस स्टेज में है, जब समय आएगा तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, आप लोगों के आगे आएगी। तब तक के आप शांति रखिए, क्योंकि फास्ट फूड के ज़माने में हर चीज़ जो है वो फास्ट नहीं बनती है। मटन अगर बनाना हो तो शांति से बनाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा शांति रखिए आप लोग। तो भारत का जब संविधान बना, फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950, मैं अभी अमेंडेड वर्जन नहीं बोल रहा हूं। हमारे देश में ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर कुछ बोलो तो बाबा साहब अंबेडकर पर व्यू आता है, और वो व्यू शायद कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ऐसे कोई लीडर्स हैं हमारे देश में, है महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ग्रेट थे, इसमें कोई डाउट नहीं। भारत का संविधान भी ग्रेट है, लेकिन इस ग्रेट संविधान के अंदर बाद में बहुत सारी चीजें नॉन ग्रेड भी इनकॉर्पोरेट हुई है अमेंडमेंट से, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? कि जब भारत का संविधान साइलेंट था कि भारत में चुनाव कैसे होना चाहिए, आर्टिकल 81 and 170 of the Constitution of India, I am referring to the articles, भारत के संविधान की अनुच्छेद 81 और 170 का फर्स्ट एडिशन 1950 का उठाकर देखिए। 1950 का संविधान लोगों को मिलता नहीं है। मैं नहीं जानता कि यहाँ एडवोकेट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके पास वो कॉपी है या नहीं, होनी चाहिए। नहीं है तो मेरे लाइब्रेरी से आप देख सकते हैं। भारत के संविधान का पहला एडिशन 1950 का आर्टिकल 81, 170, उसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको क्या चीज नजर आएगी? आपको यह चीज नजर आएगी कि भारत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि भारत में डायरेक्ट इलेक्शंस होना है केवल राज्यों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब जो यहां हमारे बीच बहुत सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि यंग लोगों के साथ साथ जो ओल्ड पर्सन्स है वो काफी आज यहां मौजूद है, और ये डेमोक्रेसी के जिंदा रहने की निशानी है कि युवा भी एक तरफ है और दूसरी तरफ बुजुर्ग भी है। तो एक बार जोरदार तालियां जो है हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए भी बजाइए। तो मैं जानबूझ के हमारे सीनियर सिटीजन्स का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, और वो चुनाव अगर किसी को याद होगा तो 52 का पहला लोकसभा जो चुनाव हुआ वो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। जब भारत के आजादी के बाद, भारत के संविधान को एक्सेप्ट करने के बाद, संविधान सभा के डिबेट्स के बाद जब पहला चुनाव हुआ
और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, भंडारा का इलेक्शन है, हम लोग बार बार याद करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मेहता दो लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बाबा साहब डिफीट हो गए और मेहता जो है वो जीत गए। ये बात हमको बार बार जो है वो याद आती है। तो ऐसा क्या हुआ कि 1952 के बाद इस देश के अंदर में कुछ चीजों की शुरुआत हुई, पर्टिकुलरली बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के आते आते 1956 में। इसको मैं कह रहा हूं पूना पैक्ट पार्ट 2। पूना पैक्ट पार्ट 2 ये जल्दी समझेगा महाराष्ट्र के लोगों को, इसलिए डेलिबरेटली ये वर्ड यूज कर रहा हूं, पूना पैक्ट पार्ट 2। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1 मार्च 1956 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1 नवंबर 1956 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 7th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 से। पूना पैक्ट पार्ट 2 की शुरुआत होती है 1982 से। पूना पैक्ट की शुरुआत होती है 2001 से। और अब पूना पैक्ट पार्ट 3 की तैयारी इस देश में की जा रही है, जिसमें ईवीएम को टैंपर करके, हैक करके जॉइंट इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा कराने की तैयारी बीजेपी कर रही है और 6 साल पार्लियामेंट का फिक्स टर्म लाने की तैयारी कर रही है। यह पूना पैक्ट पार्ट 3 की शुरुआत हो रही है। अब ये क्या 1956, 76, 1999, 82, 2001 एंड 2014, ये सारा क्या मसला है? भारत में क्या हो रहा है? भारत में किस तरह की चुनावी व्यवस्था को लाने की जरूरत है, वो हम कैसे ला सकते हैं, इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। मैं एक एक पॉइंट्स पे इस पर विस्तार से बोलूंगा। मैं शॉर्ट में पहले ईवीएम के मुद्दे पर 2 बातें 3 बातें महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं। ईवीएम जर्मनी के अंदर में ईवीएम साइंटिस्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया। वहां का सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जर्मनी का, जर्मनी के कोर्ट में उसको प्रूव किया कि यह हैकेबल है। कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, यह हैकेबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि डेमोक्रेसी में ईवीएम में राइट टू वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट टू नो इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट टू नो इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं कि अगर लिटरेसी 99% हो तो भी ई लिटरेसी हो, इसलिए यह असंवैधानिक है, यह जर्मनी ने कहा। उसके बाद जर्मनी से ईवीएम बैन हुई। इटली में यह हैक होती है करके प्रूव हुआ। नीदरलैंड्स में हैक होती है, प्रूव हुआ। उसके बाद आयरलैंड ने 51 मिलियन पाउंड्स इस पर खर्चा किया। इसके ऊपर बार बार रिसर्च किया, ट्रायल लिया, एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में जब यह बात प्रूव हो गई कि यह हैकेबल है, यह बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, इसमें आप वोट डालते हो, वोट सीक्रेट नहीं रहेगा, तो आयरलैंड ने कहा कि ये मशीन्स को यार कोई कंट्री खरीदती है क्या, देखो। तो किसी कंट्री ने वो मशीन खरीदने की तैयारी नहीं दिखाई, तो आयरलैंड ने उसको कबाड़ी के अंदर स्क्रैप करके वो मशीन्स को बेचा। ये आयरलैंड का उदाहरण है। उसके बाद बेल्जियम का उदाहरण ऑलरेडी डॉक्टर रजा ने बताया कि ईवीएम में जब वीपैट लगाए, जब स्लिप निकली, पेपर ट्रेल निकला और दोनों को काउंटिंग जब किया गया तो दोनों के अंदर कभी वोट टैली नहीं हुआ। उसके बाद बेल्जियम में जो है वो इशू आया कि वीपैट लगाने के बावजूद क्या ये जो है वो सेफ है या नहीं है, ये इशू बेल्जियम में आया। यूएस में 50 स्टेट्स में 32 स्टेट्स ने ईवीएम मशीन के ऊपर स्पेशली लॉ बनाया कि अगर पेपर ट्रेल नहीं है तो आप ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकते। यूएस के 50 राज्यों में 32 राज्यों के अंदर ये लॉ है, और जिन राज्यों में ये लॉ नहीं है वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन। आज तक ब्रिटेन ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराया, बैलेट से चुनाव कराती है यूके।
जिस जापान की कंपनी का माइक्रोचिप इस ईवीएम के अंदर में है, वो सॉफ्टवेयर जो चिप होता है, जो चिप मेन ईवीएम में जो चिप है जो हमारे वोट को रिकॉर्ड करता है और बाद में काउंटिंग होती है, उसको जापान की जो है कंपनी बनाती है। वो जापान ने जब उनको पूछा कि क्या भाई आप ईवीएम, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर है, तो आप अपने देश में ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते? तो उन्होंने कहा क्या हमारा दिमाग खराब है कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे? ये जापान वाले कहते हैं। कौन? जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के जनक है और टॉप मोस्ट कंट्री है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। लेकिन भारत के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि ये टैंपर प्रूफ नहीं है, टैंपर प्रूफ नहीं है, टैंपर प्रूफ नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह रहा हूं, एक प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी के तरफ से हमको 6 महीने के लिए वो मशीन दे दो, आपको हम टैंपर करके देते हैं कि आप वोट किसको भी डालो, वो वोट जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को मिलेगा। 6 महीने के लिए वो मशीन हमको हमारे हाथ में दो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर दो। और अगर आप नहीं दे सकते तो कृपा करके ये झूठ बोलना बंद करो कि ईवीएम मशीन हैकेबल नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो हैकेबल नहीं है। चाइना में बैठे बैठे पेंटागन के सॉफ्टवेयर को, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, जब उसको हैक कर लिया, तो ये तो छोटी सी मशीन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉलेज का कोई बच्चा भी हैक कर सकता है अगर उसको ओपन करने की परमिशन मिल जाए तो। अब रही बात कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस हुआ 8 अक्टूबर 2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आगे बहुत डिबेट्स हुए, काउंटर डिबेट्स हुए, क्योंकि बीजेपी वाले जीवीएल नरसिम्हा राव ने 2010 में बुक लिखी थी डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसमें उसने खुद प्रूव किया बीजेपी वालों ने कि ये हैकेबल है। ये बात और है कि बीजेपी वाले अभी कह रहे कि नहीं वो हमारा पर्सनल ओपिनियन था, पर भैया वो बुक में आपने एविडेंसेस लिखे, सारे बीजेपी वालों के उसमें लेख है, अडवाणी जी का लेख है, अभी कहते हैं हमारा पर्सनल व्यू है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ये पता चला जब ये रिसर्च किया 2010 में कि यार हम कांग्रेस को ऐसे डायरेक्ट डिफीट तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना ईवीएम को हैक करके ही डिफीट किया जाए। तो इसलिए बीजेपी ने ये आर्ग्यूमेंट करना छोड़ा और बाद में हैकिंग के पीछे लगी बीजेपी। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की केस में 2013 में 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि भाई नहीं, ईवीएम में अगर आपको चुनाव करना है तो पेपर ट्रेल निकलना चाहिए, एक स्लिप निकलना चाहिए, जैसे एटीएम की स्लिप होती है। एटीएम की स्लिप, जैसे हम पैसा निकालते हैं हमको स्लिप आती है कि हमने इतना पैसा निकाला, इतना बैलेंस है, तो ऐसी स्लिप आना चाहिए कि आपने कोर्ट को वोट किया, एपीआई को वोट किया, तो आपका वोट जो है वो कोर्ट को पड़ा और बरोबर वो स्लिप निकलेगी, वो बॉक्स में जाएगी। अगर डिस्प्यूट है तो दोनों को काउंट करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया और डायरेक्शन दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई आप लोगों को जो है इसके अंदर में वीपैट जो है वो लगाना चाहिए, पेपर ट्रेल का जो एक सिस्टम होता है वो लगाना चाहिए। कितनी जरूरत है पैसे की वीपैट के लिए? 17 लाख मशीन है देश में, 52 लाख मशीन पे प्रोटोटाइप वीपैट बनाया गया, उसको टेस्ट किया गया 5 क्लाइमेटिक जोन्स में भारत के अंदर में। लद्दाख से लेके तिरुवनंतपुरम तक जो है, राजस्थान से लेके बंगाल तक 5 क्लाइमेटिक जोन्स में उसको जो है वो टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि वीपैट सिस्टम लगाया जा सकता है। 3,200 करोड़ रुपए की केवल जरूरत है। मजे की बात देखिए, नमामि गंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, न जाने कितनी कितनी स्कीम जो है प्रधानमंत्री जी के नाम से और अलग अलग नामों से ये लोग निकाल रहे हैं। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, पहला इंटरिम बजट था कांग्रेस का, बाद में बीजेपी ने फुल बजट लाया। 14-15 का बजट आया, 15-16 का बजट आया, 16-17 का बजट आया, 17-18 का बजट आया, 4 बजट आए। अगर एक साल भी अगर देते तो ज्यादा से ज्यादा 700-800 करोड़ रुपया देना पड़ता, लेकिन 4 साल हो गए, आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट ने 1 रुपया पेपर ट्रेल लगाने के लिए नहीं दिया। और मैं जो बोल रहा हूं, वो एविडेंस पे बोल रहा हूं, ये मेरे पास आरटीआई के एविडेंसेस है जिसको यहां मैं आपको खोलकर पढ़ के नहीं बता सकता।
मैं जो बोल रहा हूं मेरे पास एक एक चीज का एविडेंस है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं, इसलिए फाइल्स आपको दिखाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अब आप मजे की बात देखिए, भारत का जीडीपी 152.52 लाख करोड़ हो गया अभी नॉमिनल प्राइसेस से। भारत का बजट अभी लगभग 22.5 लाख करोड़ का इस साल का बजट है। 5,80,000 करोड़ रुपया इस देश के कंपनीज को और बड़े बिजनेस क्लास को टैक्स एग्जेम्पशन, जिसको रेवेन्यू फॉरगॉन कहा जाता है, वो छोड़ा इस देश के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट इस काम के लिए 3,200 करोड़ नहीं देना चाहती। और जब राज्यसभा में 23 तारीख को अरुण जेटली जी को अपोजिशन के लीडर्स ने पूछा कि जेटली जी आप जो है वो बजट पास कराने के लिए राज्यसभा में आए और इस बजट को राज्यसभा को पास करना है, तो क्या आप ये बताइए कि क्या आपने इसमें ये 3,200 करोड़ का प्रोविजन किया है ईवीएम के लिए? तो जेटली ने कहा कि वी विल थिंक, आपके सुझाव को मैं जो है वो नोट कर लिया और अब मैं उसके ऊपर विचार करूंगा। बाजू में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी चुप बैठ के मन की बात कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद को जब पूछा लॉ मिनिस्टर को, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपके हिसाब से थोड़ी हम चलेंगे, अपोजिशन के हिसाब से थोड़ी हम चलेंगे, हम अपना डिसीजन लेंगे। मजे की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट को पैसा देना है, पेपर ट्रेल लगना है, कंटेम्प्ट पिटीशन दो फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसके बावजूद बीजेपी की गवर्नमेंट इसको पैसा नहीं देना चाहती। और जिस इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को वीपैट का ऑर्डर दिया है, उसको एक भी रुपया नहीं दिया, जबकि उसका प्रोटोटाइप तैयार है। और अगर 2019 तक आईटीआई लिमिटेड ने अगर फुल स्केल पर भी अगर वीपैट को बनाया, तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख मशीन में वीपैट लगेगा। इसका अर्थ ऐसा है कि 17 लाख मशीनों में 5 लाख मशीन, 5.5 लाख मशीनों में वीपैट होगा, बाकी के मशीन्स में वीपैट नहीं होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है 2013 का, या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, इसका वायलेशन होगा। तो इसलिए बैलेट से चुनाव देश के अंदर में होना चाहिए जब तक वीपैट नहीं लगता। ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का प्रिपोजिशन है जिसको इस देश में जो है वो प्रूव करने की जरूरत है, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपेल करने की जरूरत है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। दूसरी, ये ईवीएम मशीन, ये ईवीएम मशीन का सोर्स कोड जो चिप में होता है, उसमें लगभग 8 से 10 तरीकों से हैक किया जा सकता है उसको। मशीन बनने से लेके वोटिंग आप डाल देने के बाद भी काउंटिंग के दिन तक भी हैक किया जा सकता है। ये दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने, चाहे एलेक्स हेल्डरमैन हो, चाहे डेविड गिल हो, या चाहे हरिप्रसाद हो हमारे देश के हैदराबाद के जो थे, जिन्होंने 5 दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में अगस्त 2009 में इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि यह हैकेबल है। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चला कि ये मशीन हैक हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने उन्हें परमिशन डिनाई किया 2009 में, ये कहते हुए कि हम आपको नई परमिशन देंगे। दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने, चाहे जर्मनी के हो, चाहे यूएस के हो, चाहे भारत के हरिप्रसाद हो, इन्होंने ये प्रूव किया है कि मशीन हैकेबल है। लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका फेयर ट्रायल, फेयर अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं दी। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हैक होने को मशीन आई, तो ECIL और BEL के ऑफिसर्स ने ये कहा हरिप्रसाद को कि हम आपके ऊपर केस डालेंगे कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और वहां पर वो एक्सपेरिमेंट रोका गया 2009 में। तो इसलिए अब अगर ईवीएम को हैक कराने का मुद्दा है, अगर इसको प्रूव करना है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और टेक्निकल तीनों तैयारी करना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और टेक्निकल तैयारी करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तैयारी एपीआई ने पूरी कर ली है, और मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर रजा आज यहां पर आए और मेरी उनसे काफी डिटेल में बात हुई। और वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि 6 महीने से साल भरे के अंदर हम भारत में इस तरह की पोजीशन लाएंगे और इस बात को प्रूव कर देंगे कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। ये कमिटमेंट मैं आज आप लोगों को इस स्टेज से दे रहा हूं।
पीआर सिस्टम यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट उसके उतने एमपी या एमएलए। कि दुनिया में डेमोक्रेसी आई, दुनिया के डेमोक्रेसी के इलेक्टोरल सिस्टम्स किस तरह के हैं, इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। हमारे देश में एक वोट से मेंबर पार्लियामेंट जीतकर जाता है, एक वोट से, एक वोट से। मान लीजिए ए पार्टी का हो, बी पार्टी का हो। ए पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा में 3 लाख मिला, बी पार्टी को 3,01,000 मिला, तो 3,01,000 वाला जीत कर जाता है, 3 लाख वाला घर बैठता है। सवाल यह है कि बी पार्टी को जो 3,01,000 वोट मिला, क्या वो 51% है? नहीं, क्योंकि हमारे देश में 2 राउंड सिस्टम इलेक्शन नहीं है, 1 राउंड सिस्टम इलेक्शन है। तो भारत के अंदर यह पाया गया, क्या पाया गया कि जो एमपी एमएलए जीतते हैं या जो पार्टी जीतती है उनको लगभग 25 से 30% जो है वो केवल वोटिंग होता है, यानी जिनके खिलाफ 70% वोट होता है वो जीत कर जाता है और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। उसको ये अच्छे से मालूम है कि मुझे एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,000 से 5,000 वोट को हैक करना है, एमपी के अंदर 40 से 50,000 वोट्स को हैक करना है। डॉक्टर रजा ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 10% ईवीएम को हैक करने की जरूरत है, यानी पूरे देश के इलेक्शन में केवल 1,70,000 ईवीएम्स को भी हैक किया जाए 17 लाख में, तो वो पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती है। ये बड़ा एक साइंटिफिक प्रिपोजिशन है जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब मजे की बात देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी 13 अप्रैल शायद 14 अप्रैल को नागपुर में आ रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा, मैं झारखंड जा रहा हूं, रांची में। ये बात और है कि दीक्षा भूमि के साथ साथ विजय मानकर के वजह से भी उनको नागपुर आना पड़ रहा है। तो ये कहते हम तो देखो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी तो मेजॉरिटी है, हमको तो बहुत वोटिंग मिला, हमको तो बहुत सीट्स आ गई। तो मैं आज ये डिक्लेयर कर रहा हूं, मोदी जी आपकी सरकार मेजॉरिटी की सरकार नहीं है, माइनॉरिटी की सरकार है। आपकी सरकार मेजॉरिटी की सरकार नहीं, माइनॉरिटी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार माइनॉरिटी की सरकार है। मैं आपको यह बात कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इस बात को प्रूव कर रहा हूं। पहले 2014 का मैं आपको डेटा पढ़ के बताता हूं, क्योंकि डेटा सुनेंगे तो जल्दी ध्यान में आएगा। अभी 2 चीजों पे ध्यान रखिएगा, वोट पर परसेंट एंड सीट्स। बीजेपी 31% वोट्स, 282 सीट, 545 का 31% लगभग 270 के आसपास होता है, 113 सीटें ज्यादा बीजेपी को मिली। एनडीए अलायंस 39% वोट, 335 सीट्स, 123 सीटें एनडीए को ज्यादा मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस 19.3% वोट, पूना पैक्ट की जननी इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूना पैक्ट पार्ट 1 गांधी जी, पूना पैक्ट पार्ट 2 नेहरू, राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी। बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस 19.3, 44 सीट आई, 60 सीटें कम आई, लगभग 110 सीटें आना था। बीएसपी 4.1% वोट्स, 11 सीटें आना था, 0 सीट आई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस 3.8% वोट, 34 सीटें आई, 21 सीटें ज्यादा आई। बीएसपी से कम वोट तृणमूल कांग्रेस को, 34 सीटें आई, बीएसपी को 0 सीटें आई। एआईएडीएमके जयललिता, अभी वो नहीं है, और शशिकला भी गई उनके साथ, 3.3, 37 सीटें आई, 19 सीटें ज्यादा आई। लेकिन उसी के साथ डीएमके 1.7% वोट, 0 सीट आई। लेकिन शिवसेना को 1.9% वोट मिला, 18 सीट आई, 9 सीटें ज्यादा आई। लेकिन शिवसेना से 0.1% वोट कम था, एनसीपी को 1.6%, 6 सीटें आई, जबकि शिवसेना को 18 सीटें आई। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 1.2% वोट, 11 सीटें आई। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 3.2% वोट, 9 सीटें आई। क्या शो करता है? शो करता है, मैं आपको ऐसा बहुत डेटा पढ़ के बता सकता हूं।
बीजेपी को 41.4% वोट है अभी यूपी में, उसको 167 सीट आना था, उसको 154 सीटें ज्यादा आई। बीएसपी को 22.2% वोट्स है, उसको 90 सीट आना था, 19 सीट आई। एसपी कांग्रेस अलायंस को 29% वोट है, उनको 113 सीट आना था, 54 सीट आई। कन्वर्सली ट्रू अबाउट पंजाब, पंजाब में कांग्रेस को 45 सीटें केवल मिलना था, शिरोमणि अकाली दल को 25 सीट मिलना चाहिए था, पंजाब को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई। व्हाई दिस इज हैपनिंग? This is happening due to the inconsistency of first past the post system, जिसमें कहा जाता है विनर्स टेक ऑल, आपको एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो मेजॉरिटी वोट्स की जरूरत नहीं, आप पार्लियामेंट जाओगे और दूसरा कैंडिडेट घर में बैठेगा। ये दुनिया के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विथ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सिंपल प्लूरलिटी वोट, ये दुनिया के अंदर केवल 12 देशों में है। इंडिया को अगर मिला लिया जाए तो 12 देशों में है। कौन से वो देश है? अभी आप देखिए, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पहले हम बोलते थे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अभी 104 सैटेलाइट इंडिया ने भेजा, दुनिया के सैटेलाइट भेजा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, आप भारत को ऐसा क्यों समझते हैं, हमारा सिविलाइजेशन है, हमारा कल्चर है, हमारे साइंटिस्ट है, हमारी आर्मी है। अच्छी बात है, हमें भी गौरव महसूस होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप 104 सैटेलाइट को भेज सकते हो और आपके ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल नहीं लगा सकते? वाई? हमारे देश में जो ये एक वोट से जीत के जाने की जो व्यवस्था है, जो फ्रॉड है पूरे दुनिया में, जिसको दुनिया ने चेंज किया, कौन कंट्रीज फॉलो करती है? बहामास, बांग्लादेश, बोस्टवाना, जमैका, किर्गिस्तान, मलावी, मलेशिया, पलाऊ, पैलेस्टाइन, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, ट्रिनिडेड टोबैगो एंड यूएसए। 12 कंट्रीज केवल ऐसी है जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में केवल एक वोट से जीत के जाने के प्रोविजन करती है। उसमें इंडिया एक है और 265 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें 155 करोड़ अकेले इंडिया और यूएस की जनसंख्या है जो एफपीटीपी से चुनाव कराती है। बाकी दुनिया में कोई कंट्रीज एफपीटीपी से चुनाव नहीं कराती। दुनिया की कंट्रीज में मैं 200 कंट्रीज का डेटा बोल रहा हूं आपको, और ये जो मैं डेटा दे रहा हूं ये यूनाइटेड नेशंस की पार्टनर एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल आइडिया, दूसरी एजेंसी है आईईएफएस, ये तीसरी एजेंसी है वेनिस कमीशन ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप। ये दुनिया की तमाम टॉप मोस्ट एजेंसीज है जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल सिस्टम पे जिन्होंने रिसर्च किया, उनका डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्या डेटा है? दुनिया में 72 कंट्रीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुनाव कराती है, 30 कंट्रीज पीआर एंड मिक्स सिस्टम से चुनाव करती है। यानी दुनिया में 102 कंट्रीज पीआर सिस्टम और एफपीटीपी मिला के चुनाव करती है। केवल 47 कंट्रीज एफपीटीपी से करती है, लेकिन भारत जैसा केवल 12 कंट्रीज करती है। भारत जैसा केवल 12 कंट्रीज करती है। क्या पीआर सिस्टम है? क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है? पीआर सिस्टम यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट उसके उतने एमपी या एमएलए। तो मान लीजिए अगर लोकसभा में बीजेपी को 31% वोट था तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 170 एमपी होने चाहिए थे। तो ऊपर के जो 113 एमपी मिले वो तो फ्री के मिल गए। अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को 167 मिलना चाहिए था, 158 एमएलए ज्यादा मिल गए। बीएसपी को 90 मिलना था, 19 मिले, यानी लगभग उसके 70 एमपी जो है उसका लॉस हो गया। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिस्टम में जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट होता है उसके उतने एमपी जाते हैं, और इसमें कट ऑफ होता है कि भाई कम से कम आधा % वोट लेना चाहिए ऑल इंडिया का, और एक 20% 25% एफपीटीपी में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाती है कि छोटी पार्टियां हैं सिक्किम की, नागालैंड की, वो नहीं जीत सकती, वो वहां जीत के जो है वो अपने एमपी को भेज सकती है। दुनिया में कहीं
भारत के जैसा चुनाव नहीं किया जाता। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या पॉइंट नंबर 2 है? 134 कंट्रीज ऐसी है, यानी दुनिया की 200 कंट्रीज में 67% लगभग कंट्रीज ऐसी है जहां चुनाव लड़ने के लिए डायरेक्ट बजट से या नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट से पैसा मिलता है। अभी आप मजे की बात देखिए, भारत का सिस्टम क्या है? भारत के सिस्टम में, और यह महत्वपूर्ण बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पर नहीं सोच रही, वो सोच रहे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी को हरा लेंगे, वो सोच रहे हैं हम अलायंस कर लेंगे, बीजेपी को हरा लेंगे। भूल है, कृपा करके मेरी बात पर ध्यान दीजिए। भारत की तमाम पार्टीज भी इकट्ठा हो जाए तो पैसे के मामले में बीजेपी को वो मैच नहीं कर सकती। तो दुनिया ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? दैट इज सेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉलिटिकल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल साइंस में इसको कहा जाता है कि भाई पॉलिटिकल लिबर्टी यानी जो पार्टियों को प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसी तरह पार्टियों और नागरिकों के बीच में समानता कैसी आनी चाहिए, फ्री फेयर एंड इक्विटेबल इलेक्शंस कैसे होना चाहिए, इसको दुनिया की कंट्रीज ने कैसे सॉल्व किया। तो दुनिया की कंट्रीज में बजट से प्रोविजन किया जाता है चुनाव के लिए, पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पैसा दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। और अगर ये मेथड नहीं है तो दुनिया में जिसको भी जो अपने कंट्री में अगर पैसा देना है तो एक नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया जाता है। उस नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट में कंपनी हो, नागरिक हो, वो डोनेट करते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन लेते हैं, और उस नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट से पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा दिया जाता है। अभी मैंने 2014 में जो हमारे 80 करोड़ वोटर थे, अभी 85 करोड़ वोटर हो जाएंगे लगभग 19 में, इसका एक रैशनल एस्टिमेट लगाया। क्या एस्टिमेट लगाया? कि भारत के अंदर अगर बजट से पैसा दिया जाए तो कितना पैसा लगेगा। तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर आप 100 रुपया अगर देते हैं तो लगभग जो है 8,000 करोड़ रुपया केवल जो है वो हमको पैसा देना पड़ेगा। 8,000 करोड़ रुपया। सेम एमएलए के इलेक्शन के लिए 8,000 करोड़ रुपया, यानी 16,000 करोड़ रुपया 5 साल में एक बार देना पड़ेगा केवल। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 0.001% ऑफ द जीडीपी। यानी हमारे जीडीपी जो भारत में टोटल संपत्ति है उसका केवल 0.001% पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में राजी नहीं हो रहे। चलो आपको लगता है कि बजट में पैसा नहीं है तो नहीं दिया जा सकता, तो दूसरा रास्ता है। क्या रास्ता है? अभी भी बीजेपी, कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टीज को कंपनीज पैसा देती है, करोड़ों में पैसा देती है, करोड़ों में, हजारों करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड भी देती है, चेक से देती है, आरटीजीएस से दे सकती है, देती है, ऑफ रिकॉर्ड भी देती है। ये इलेक्टोरल लॉ है देश के अंदर में। सेक्शन 29B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंपनीज एक्ट 2013 को अगर आप उठा के देख लेंगे तो ये जो सारा डोनेशन है वो लीगल है। हजारों करोड़ रुपया पैसा देती है। तो भाई अगर आपको बजट से पैसा नहीं देना है तो आप एक काम कीजिए, नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट बना लीजिए। उस नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट में ये पैसा जिसको भी डोनेट करना है वो डालेगा। वो पैसा आप पार्टी को दीजिए, कैंडिडेट को दीजिए। तो तीसरा डाउट आता है कि फिर बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हो जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट्स को डिबार कर दीजिए और पार्टीज जो भी चुनाव लड़ा रही है हर कैंडिडेट से 1,000 रुपए के ऊपर का जो भी एक्सपेंडिचर है वो चेक से ले लीजिए। वैसे भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते, वैसे भी आप चेकबुक देते, तो 1,000 रुपए के ऊपर कुछ भी एक्सपेंडिचर होगा अगर वो चेक से देगा तो 12.5% टैक्स वापस आएगा गवर्नमेंट को वापस। तो ये 8,000 करोड़ का और भी कम हो जाएगा। भारत में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के रिपोर्ट है, उसने कहा था कि स्टेट इलेक्टोरल फंडिंग होना चाहिए, लेकिन आज तक उसके ऊपर भारत की सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं कही। बीजेपी गवर्नमेंट उस पर साइलेंट है। दूसरा मुद्दा है, जब तक चुनाव में पैसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स को और पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए, कभी इक्वालिटी से चुनाव नहीं हो पाएगा और बीजेपी के साथ कोई पार्टी जो है वो देशी कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगी। जो पार्टी 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस, वो भी आज पैसे के मामले में बीजेपी को कॉम्पीट नहीं कर सकती।
इसलिए भारत में पब्लिक फंडिंग लाना, डायरेक्ट पब्लिक फंडिंग लाना, ये इलेक्टोरल सिस्टम का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, क्या तीसरा पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है, हम कैंडिडेट पर तो सीलिंग लगाते हैं पर पार्टियों पर सीलिंग नहीं लगाते। अभी लोकसभा में कैंडिडेट पे 60 लाख का सीलिंग लगाया। मान लीजिए 10 पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे, हर कोई 60-60 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन पार्टियों पे सीलिंग नहीं है। मान लीजिए बीजेपी हो, कांग्रेस है, अगर उसने 60 करोड़ रुपया नागपुर में खर्चा कर दिया पार्टी फंड से, तो उस पर कोई सीलिंग नहीं है। तो ये जब तक पार्टियों के खर्चे पर सीलिंग नहीं लगेगी तब तक इक्वालिटी से चुनाव नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की कमिटीज झूठ बोल रही है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा है, कहता है कि 5 साल का फिक्स टर्म एक्ट ब्रिटेन में जैसा बनाया 2011 का, उस तरह से 5 साल फिक्स कर दो पार्लियामेंट को। कोई सरकार को अगर मेजॉरिटी नहीं है तो भी पार्लियामेंट बर्खास्त नहीं होगी। अल्टरनेटिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाओ, अल्टरनेटिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट की कमेटी का रिकमेंडेशन है। चुनावी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और चुनावी व्यवस्था में बदलने के लिए संविधान के साथ 7 कानून को अमेंड करना पड़ेगा। 7 एक्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे तो मैं एक्ट भी गिनवा देता हूं आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, कंपनीज एक्ट 2013, आईटी एक्ट 1961 और डिलिमिटेशन एक्ट 2002, और इसके साथ प्रेस लॉज एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है हम मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकते, हमको पावर नहीं है। और सही बात है, मेरे पास आरटीआई के रेफरेंस है। तो ब्रिटेन की बातों को कहते हैं, पार्लियामेंट की कमेटी झूठ बोलती है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका एमपी कितने पे है भैया? देखो, आमच्या इकडे तर असं आहे, कसंही झाला निवडून गेला तर चालेल। हमारे यहां बोलते कैसा भी हो जीत के गया तो चलेगा, जीता तो सही। भारत का एमपी 22,28,000 पर एक एमपी, भारत का। और क्या हुआ? फैमिली प्लानिंग की वजह से 1976 में 42nd अमेंडमेंट में सीलिंग लगा दिया कि भाई जिन स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहां एमपी ज्यादा होंगे, जिनका नहीं बढ़ रहा कम होगा तो डिसइंसेंटिव होगा। मजा देखिए, सीलिंग लगाई एमपी एमएलए पर। बाबा साहब अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के समय बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था कि फैमिली पॉलिसी बनाओ, पॉपुलेशन पॉलिसी बनाओ। तब यही कांग्रेस के लोग, गांधी जी को मानने वाले लोग कह रहे थे नहीं नहीं, पॉपुलेशन पॉलिसी मत बनाओ, क्योंकि बच्चे जो है ईश्वर की देन होती है, नेचुरल तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। 1938-39 की बात आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा, 76 में सीलिंग लगाया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, 2001 में 84th अमेंडमेंट लाया, फिर सीलिंग लगाया। क्या नतीजा है? आप में से एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इंक्लूडिंग माने। और मैं भी शामिल हूं उसमें। क्यों नहीं जीत सकता बता रहा हूं। प्रकाश आंबेडकर जी भी नहीं जीत सकते, उनके लिए बता रहा हूं। चिंतन करना चाहिए कि संविधान में क्या फ्रॉड किया गया। प्रकाश आंबेडकर जी, आपसे कह रहा हूं, इस पर सोचो। केवल यह मत सोचो कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने नहीं बनाया वो बनाया गया, इस पर सोचो। 22,28,000 पर एक एमपी है, 2026 तक सीलिंग है। लिखा गया है आर्टिकल 81 में, 170 में, 173 में, 81(2) में कि 2031 के सेंसस के बाद एमपी की, एमएलए की संख्या बढ़ेगी। तो 21 के 31 के बाद का इलेक्शन 34 में होगा, तो 34 तक एमपी की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो भारत में 30 लाख के ऊपर एक एमपी होगा, 30 लाख के ऊपर। हम कम्युनिस्ट कंट्रीज को गाली देते,
हम डेमोक्रेसी को बिलीव नहीं करते, हम चाइना को गाली देते, हम क्यूबा को गाली देते हैं। क्यूबा में 18,500 पर एक एमपी है, 18,500 पे। कितने लोग बैठते हैं? पढ़ के बताता हूं। और ब्रिटेन का उदाहरण लेते, ब्रिटेन में 99,000 पर एक एमपी है, आपका 2,93,000 पर एक एमएलए है, और वो भी एक वोट से जीत कर जा रहा है। पैसे का सीलिंग नहीं है पार्टियों पर, आपको इलेक्शन का फंडिंग नहीं है, गरीब इंसान लड़ नहीं सकता है। हम सब चुनाव लड़ते हैं, हमको मालूम है। यूके 99,000, यूएसए 7,50,000, कनाडा 1,20,000, ऑस्ट्रेलिया 1,64,000, इंडोनेशिया 4,79,000, पाकिस्तान बहुत पाकिस्तान को गाली देते हैं, 5,75,000 पर एक एमपी है पाकिस्तान में, शर्म करो। जर्मनी 1,34,000, थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री 1,36,000, क्यूबा 18,000 के ऊपर में 18,500 पर एक एमपी है, 609 एमपी बैठ रहे क्यूबा में। बांग्लादेश 5.4 लाख। क्या मजाक है? कह रहे एमपी एमएलए की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, ना पॉपुलेशन कम पर कर पाए, ना एमएलए एमपी की संख्या को जो है वो आप बढ़ा रहे हो। क्या तमाशा चल रहा है देश में? और पार्लियामेंट ये कर रही है, ये हमारे जन प्रतिनिधि इलेक्टेड एमपीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है। ये चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है। पांचवा मुद्दा, हमने सीडॉ को साइन किया, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979। भारत के अंदर 33% महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के महिलाओं को। 20 साल हो गए, सीडॉ को साइन किया, यूएन में जाके साइन किया, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रहे। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, ईवीएम का ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो बताया। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडिया। ये मीडिया तो नए फ्यूडल लॉर्ड्स है देश के, इनको कौन क्या बोल सकता है? ये कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते इनको। अभी मैंने एक आरटीआई की कि भाई आपने ओपिनियन पोल बनाया, एग्जिट पोल बनाया, तो आप चपरासी के नौकरी के लिए भी पूछते हो कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है? जरा मुझे बताइए। इलेक्शन कमीशन को मैंने पूछा कि जो एजेंसीज ने सर्वे किया, वो सर्वे करने वालों का क्वालिफिकेशन क्या है सिफोलॉजी में, आप मुझे बताइए। इसको किसने फंड किया, इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इसका सैंपल साइज क्या था, इससे टीआरपी कितना गेन किया चैनल ने, आप बताइए। मजे की बात देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, ये फाइल्स है मेरे पास, कि हमारे को पावर नहीं है, हम नहीं बता सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इधर मोदी जाता है, लाइव भाषण दिखाता है, मायावती अखिलेश की सभा डाउन हो जाती है। कहीं मोदी बोलेगा, अमित शाह बोलेगा, लाइव दिखाएगा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, कोई लॉ नहीं है। दुनिया में कैसा रेगुलेशन किया? दुनिया में रेगुलेशन किया प्राइवेट मीडिया को भी। 50% ऑफ द टाइम हैज टू बी गिवन टू ऑल पार्टीज एंड 50% हैज टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू द वोट परसेंटेज। दूसरा, सब्सिडाइज्ड एड। डिमांड सप्लाई का लॉ है कि ज्यादा डिमांड हो तो प्राइस बढ़ जाती है। दुनिया की कंट्रीज ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। चुनाव की एड आप एक लिमिट के ऊपर, एक पैसे के ऊपर आप एड नहीं चार्ज कर सकते, और इतनी एड से ज्यादा एक पार्टी की, एक कैंडिडेट की नहीं बना सकते। मैं आज ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर एक मेंबर पार्लियामेंट साइन करने को तैयार है तो मैं ये 8 लॉज के अंदर अमेंडमेंट का बिल टेबल कर सकता हूं पार्लियामेंट के अंदर। उसको बनाने के लिए मुझे किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं, लॉ मिनिस्ट्री की सहायता लेने की जरूरत नहीं। वो अमेंडमेंट बिल मैं बना सकता हूं, सिर्फ एक एमपी को साइन करना है। जो भी एमपी इसको साइन करना चाहता है वो जो है मेरे से लाइसनिंग करे, मैं बिल बना कर दूंगा, वो उसको टेबल करे। और भारत के अंदर में अगर राज्यसभा में ये पास होता है और लोकसभा में गिर भी जाता है तो वो बिल गिर जाए, उसके बाद हम इस देश में नहीं पूरे दुनिया में प्रूव कर देंगे कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं, भारत में
प्लूटोक्रेसी और थियोक्रेसी आ रही है, और इस विषय को अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल फोरम पर ले जाने की सक्षमता अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के पास है। ये सब काम हम चुनावी व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा बदलाव देश के अंदर करने जा रहे हैं। इसी के लिए FPTP एंड EVM फ्री इंडिया मूवमेंट ये आज हमने शुरू किया, और जो भी पार्टीज इसमें सहयोग करेगी हम रिस्पेक्टफुली जो है उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे और ये काम करेंगे। बाकी चुनाव लड़ना, पॉलिसीज ऑफ अम्बेडकरिज्म, ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि एट्रॉसिटी को मैंने कंट्रोल किया देश में अभी। और आपके जानकारी के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि 30.5 करोड़ लोगों का पिटीशन, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 30.5 करोड़ लोगों का SC/ST का पिटीशन ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया, जो 15 अगस्त का मेरा पिटीशन है। और बगैर एक मेंबर पार्लियामेंट के 22,500 करोड़ रुपया मैंने SC/ST के लिए ज़्यादा मिलाया, 250 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा मिलाया, और अभी मैं बजट में OBC का हेड बनाने के लिए पीछे लगा हूँ। तो ये काम पॉलिसीज ऑफ अम्बेडकरिज्म का अलग काम है, जो आज सब्जेक्ट नहीं है, उसके ऊपर मैं आज बात नहीं कर सकता। लेकिन भारत में अगर चुनावी व्यवस्था को नहीं बदला गया तो माफ कीजिएगा, अगले अप्रैल में राज्यसभा की मेजॉरिटी चेंज हो रही है, दोनों हाउस में बीजेपी की ऑलमोस्ट ऑल मेजॉरिटी रहेगी। 19 का इलेक्शन भी EVM से हैक किया जा सकता है, और अभी जो 282 आई, बीजेपी 325 से ज्यादा भी EVM को हैक करके ले सकती है। दोनों हाउस में अगर मेजॉरिटी बीजेपी की हुई तो संविधान में अमेंडमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आधे राज्यों में ऑलरेडी मेजॉरिटी हो गई है। कोई लॉ, प्रोग्रेसिव लॉ देश में पास नहीं होगा, और फिर भारत में डेमोक्रेसी नहीं, प्लूटोक्रेसी यानी लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र, और धनतंत्र के साथ धर्मतंत्र आने का धोखा आ गया है। ये धोखे को आप पहचानिए, और समय रहते रहते आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। API इसको लीड कर रही है देश में, जो भी इसमें सहयोग करेगा हम रिस्पेक्टफुली उनका साथ लेंगे। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत।